Yes, hello dear students. So welcome to all of you. So students, जैसे कि आप लोगों को हमारे एकेडमी के द्वारा सारे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट्स. ओके, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं आपके सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, और वो सब्जेक्ट्स आपके लिए बहुत ही ईजीएस्ट सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट्स में आप अपने 11th एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड में सबसे ज़्यादा परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं. ये स्टूडेंट्स, वो सब्जेक्ट का नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. अगर हम कॉमर्स में आए हैं और हमारे लिए बीके ये अगर फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता. और अगर आप हमारी एकेडमी के थ्रू अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो हमारी एकेडमी आपको अकाउंट्स जो है वो पूरा हर एक कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली डिटेलिंग करके हर एक क्वेश्चंस को कंप्लीटली सॉल्व करके आपको समझाएगी, जिससे कि आपके लिए ये सब्जेक्ट्स को समझना और इस सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना ये आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है. करेक्ट है? तो चलिए बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 11th स्टैंडर्ड की जर्नी को अब से शुरू किया जाए. तो आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट्स में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स आपको इसमें स्टडीज करना है, उसके बारे में. इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 1 से बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का डिस्कशन पूरा डिटेल में करना शुरू करेंगे. उसके भी पहले मैं आपको बता दूं कि आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए आपके पास जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है, आपने आपके आसपास के शॉप से जो गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक आपने परचेज की होगी, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो बुक्स पब्लिश की जाती है, हम उसी बुक्स के सारे कॉन्सेप्ट और उसी बुक्स के जितने भी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है उन सभी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिटेल में सॉल्व करेंगे. और आपके टेक्स्ट बुक के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आपको डिटेल में समझाएंगे. तो आप लोगों को किसी भी टाइप के डिफरेंट नोट्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर बिल्कुल नहीं है. आपको सिर्फ आपके गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक आपको सामने रखे हैं एट द टाइम ऑफ अटेंडिंग अ लेक्चर्स. तो आपको एक क्लासरूम फीलिंग हम आपके घर तक, आपके मोबाइल तक, आप जहां चाहो वहां पर इस क्लासरूम की फीलिंग को लेकर जा सकते हो. इस ऑब्जेक्ट के साथ मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आपको पढ़ते समय सिर्फ आपको आपका टेक्स्ट बुक जो है वो आपके सामने रखना है, क्योंकि जो भी कंटेंट है आपके टेक्स्ट बुक में हम वहीं से आपको हर बात क्लियर करने वाले हैं. क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में और 12th स्टैंडर्ड में जो भी आंसर्स आप लिखते हो वो सारे आंसर आपके टेक्स्ट बुक से ही होने चाहिए, तो जिससे कि आपका जो राइटिंग है वो एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन चढ़ता है. तो हम अगर 11th स्टैंडर्ड से ही इस प्रिंसिपल को अगर फॉलो करना शुरू कर दे तो आसानी से टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज हमें समझ में आ जाएगी. और आप फिक्र क्यों करते हो, हमारे जैसे एक्सपर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, जो आपको आपके टेक्स्ट बुक के हर एक स्टेटमेंट, हर एक वर्ड का मीनिंग, हर एक बातों को यहाँ पर विथ एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे आपके इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए. ओके एवरीवन, तो क्या आप रेडी है इस सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए? यस. तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि आपके 11th स्टैंडर्ड की बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है. करेक्ट है? तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं. तो आपके सब्जेक्ट का नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. ठीक है? तो आपके सब्जेक्ट के नाम को पहले आप समझ लीजिए कि हमारे सब्जेक्ट्स जिसका नाम बुक कीपिंग एंड बच्चों अकाउंटेंसी है, इस सब्जेक्ट का नाम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्यों है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है, यहां से हम इसको समझना शुरू करेंगे. लेकिन उसके पहले जो जो टॉपिक्स आपको बच्चों 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने हैं, या जो टॉपिक्स के आपको वीडियोस हमारे एकेडमी से मिलेंगे, पहले उनकी लिस्ट को देखते हैं. करेक्ट है? तो आप देख सकते हैं कि आपके टेक्स्ट बुक का जो इंडेक्स है, इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि आपको टोटल वहां पर 10 चैप्टर्स दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर जो हमें शुरू करना है वो है इंट्रोडक्शन. ओके, तो यहां पर चैप्टर की जो शुरुआत है वो चैप्टर की शुरुआत कहां से होगी बच्चों? सब्जेक्ट नॉलेज से होगी. तो आपके सब्जेक्ट का नाम जो भी है, पहले उस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन से इस चैप्टर को शुरू किया है, क्योंकि आपने आपकी लाइफ में सबसे पहले अगर अकाउंट सीखना अगर शुरू किया है
तो वो है बच्चों 11th स्टैंडर्ड। ओके, तो आपको सबसे पहला टॉपिक बताएगा इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ओके, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट चैप्टर हमारे सब्जेक्ट के नॉलेज के बेसिस पे है। तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये पता चल जाना चाहिए कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इस सब्जेक्ट का मतलब क्या है। सेकेंड चैप्टर बच्चों जो हमें पढ़ना है वो है जर्नल। अब जर्नल क्या होता है? तो जर्नल बच्चों हमारे अकाउंटिंग टर्म्स है, अकाउंटिंग को करने के कुछ वर्ड्स है, जिसमें सबसे पहले बिजनेस के ट्रांजैक्शन, बिजनेस में जो भी व्यवहार होते हैं उन व्यवहारों को हम लोग जिस बुक में सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, बात को समझिएगा, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस को जिस बुक में हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को कहते हैं बच्चों जर्नल बुक। क्या कहते हैं? जर्नल बुक, जहां पर ट्रांजैक्शंस की प्राइमरी रिकॉर्डिंग की जाती है। अब इस बुक में ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्डिंग करने का सिस्टम क्या होगा, वो सारी बातें आपको इस चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी। करेक्ट है? तो आपका सेकंड चैप्टर क्या है बच्चों? जर्नल। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट चैप्टर लेजर। ओके, अब ये बच्चों लेजर क्या है? तो जैसे कि मैंने बताया कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का सबसे प्राइमरी बुक होता है जर्नल, उसी तरह से जर्नल से जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको क्लासिफाई करते हुए उनको हम लोग यहां पर क्लासिफिकेशंस के प्रोसेस में डालकर उसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं कहां पर बच्चों? लेजर में। जर्नल में क्या होता है कि हम ऑल टाइप्स के ट्रांजैक्शंस को एक ही बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं। बात को समझिएगा, हम बिजनेस के ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन लाइक परचेज, सेल, असेट परचेस करना, लाइबिलिटी, असेट मतलब प्रॉपर्टी, लाइबिलिटी मतलब बिजनेस के द्वारा लिया गया डेप्ट। तो यहां पर बिजनेस के जितने भी टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन है रिलेटेड टू कैश बेसिस, रिलेटेड टू क्रेडिट बेसिस, रिलेटेड टू परचेज, सेल, असेट, लाइबिलिटी, जो भी पैसे बिजनेस में आए, जो भी वैसे बिजनेस से गए, इन सभी का रिकॉर्डिंग हम लोग एक ही बुक में करते हैं जिसको कहते हैं जर्नल। लेकिन अगर आप सारी रिकॉर्डिंग अगर एक ही बुक में करोगे तो वहां पर ट्रांजैक्शंस को आसानी से आइडेंटिफाई करना, ट्रांजैक्शंस को आसानी से कंपेयर करना और ट्रांजैक्शंस की एनालिसिस करना, ये अगर सब एक ही बुक में अगर है तो ये सारी चीजें करना है, एनालिसिस करना, कंपेयर करना, ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई करना, यह हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस मुश्किल को सॉल्व करने के लिए जर्नल के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं, जितने भी डिफरेंट टाइप के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं, उन सभी को हमें डिफरेंट ग्रुप में, सेपरेट ग्रुप में क्लासिफाई करना पड़ता है। तो इसलिए हमें जर्नल के सारे ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर करना पड़ता है जिस बुक में, उसको कहते हैं लेजर। क्या कहते हैं? लेजर। सो लेजर इज अ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ईच एंड एवरी आइटम। तो आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शंस में, बिजनेस के व्यवहार में, बिजनेस के लेन देन में जो भी चीजें आपके बिजनेस में रिकॉर्ड होती है उन सभी को जब हम सेपरेट अकाउंट बनाकर रिकॉर्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने परचेज ट्रांजैक्शंस किए, आपने सेल के ट्रांजैक्शंस किए, आपने प्रॉपर्टी परचेज की, आपने लाइबिलिटी लिया, आपने कर्जा लिया, आपने कर्जा दिया, आपके पास कैश आया, आपके पास से कैश गया, आपने एक्सपेंसेस किए, आपको इनकम मिली, तो ये सब चीजों को आपने कलेक्टिवली रिकॉर्ड कहां पर किया था? जर्नल में। अब ये सारी चीजें जर्नल बुक में क्या हो चुकी है? मिक्स हो चुकी हैं। तो इस मिक्स वाली चीजों को क्लासिफाई करना जरूरी है, इन मिक्स वाली चीजों को सेपरेट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है। एंड फॉर दैट पर्पज वी हैव टू प्रिपेयर द सेपरेट सेट ऑफ बुक्स विच इज कॉल्ड एज अ लेजर, जिसका काम है ट्रांजैक्शंस के सेपरेट अकाउंट्स बुक बनाना, जिसका काम है परचेस की अलग अकाउंटिंग, सेल्स की अलग अकाउंटिंग, लाइबिलिटी की अलग अकाउंटिंग, करेक्ट है, असेट्स की अलग अकाउंटिंग, एक्सपेंसेस की अलग रिकॉर्डिंग, इनकम की अलग रिकॉर्डिंग, ऐसे ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो भी होंगे उनको डिफरेंट बुक्स में सेपरेटली रिकॉर्ड करने का काम किसका होगा बच्चों? लेजर का। करेक्ट है? तो इन शॉर्ट आप इसको इतना ही समझिए, इसके वर्ड का मीनिंग। फोर्थ चैप्टर जो बच्चों हमें पढ़ना है वो है सब्सिडरी बुक। क्या होता है? सब्सिडरी बुक। अभी सब्सिडरी बुक जहां पर अगेन हमें ट्रांजैक्शंस के नेचर के अकॉर्डिंगली उन्हें एक सेपरेट बुक में रिकॉर्ड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस के कुछ ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पे होते हैं
और कुछ ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेसिस पे होते हैं। तो कैश बेसिस पे होने वाले जो ट्रांजैक्शंस है उनकी कुछ डिफरेंट बुक बनेगी, उनके कैश बुक बनेंगे, और जो ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेसिस पे किए जाएंगे उन क्रेडिट बेसिस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए आपको सेपरेट बुक बनाना है। तो यहाँ पर ये सब्सिडरी बुक आपको बताएगा कि कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए कौन से डिफरेंट टाइप्स के बुक्स आपको बनाने हैं, और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए अगेन आपको कौन से डिफरेंट टाइप्स के बुक बनाने हैं। फॉर एग्जांपल कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें प्रिपेयर करना होता है सिंपल कैश बुक, हमें प्रिपेयर करना होता है डबल कॉलम कैश बुक, हमें प्रिपेयर करना होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। उसी तरह से क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमें परचेज बुक अलग से, अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अकाउंट कहाँ पर बनेंगे, लेजर में। लेजर का काम क्या है, सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट्स को बनाना, सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँगा बुक्स की, जहाँ पर परचेस बुक्स को अलग प्रिपेयर करो, सेल्स बुक को अलग प्रिपेयर करो। याद रहे, अगर मैं यहाँ पर परचेस बुक सेपरेट बना रहा हूँ, सेल्स बुक सेपरेट बना रहा हूँ, परचेस रिटर्न अगर सेपरेट बना रहा हूँ, सेल्स रिटर्न अगर मैं सेपरेट बना रहा हूँ, मतलब यहाँ पर मैं सारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मतलब जो ट्रांजेक्शन मैंने उधार के बेसिस पे किए हैं उनको मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करूँगा, और जो ट्रांजेक्शन मैंने कैश के बेसिस पे किए हैं उन सभी ट्रांजेक्शन्स के लिए मुझे प्रिपेयर करना है बच्चों कैश बुक विथ सिंगल कॉलम, कैश बुक विथ डबल कॉलम, कैश बुक विथ ट्रिपल कॉलम। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के बुक यहाँ पर बनाएंगे कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, उन सभी बुक्स को यहाँ पर कंबाइनली हम लोग क्या कहेंगे, सब्सिडरी बुक। करेक्ट है। तो ट्रांजैक्शन जिस नेचर का होगा उसके अकॉर्डिंगली उसके लिए बुक बनाया जाएगा और उस बुक में उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, तो उसको कहेंगे बच्चों सब्सिडरी बुक। ओके, नेक्स्ट बच्चों हमको यहाँ पर पढ़ना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब बच्चों बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हमें करना क्या होता है, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर हमें बैंक में जैसे हर बिजनेस का अकाउंट होता है, एक दो लाइन में आपको बताता हूँ, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि एग्जैक्टली इसमें होने वाला क्या है। देखो, हर बिजनेस का बैंक में अकाउंट होता है, करेक्ट है, जिसको कहते हैं करंट अकाउंट। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन अगर बैंक में अकाउंट ओपन करता है तो वो कौन से टाइप का अकाउंट ओपन करेगा बच्चों, करंट अकाउंट ओपन करेगा। ठीक है, तो बैंक का और बिजनेस का, बात को समझना, इस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में सिर्फ दो पार्टियों के बीच में बात होगी। एक तरफ कौन होगा, बैंक। कौन सा बैंक, जिस बैंक में बिजनेस ने अपना करंट अकाउंट ओपन किया है, तो एक तरफ होगा बैंक और एक तरफ होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बैंक के बीच में जो भी लेन देन हो रहा है, क्योंकि हमें अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करने हैं, ज़रूरत पड़ने पे वो पैसे बैंक से निकाले जाएंगे। हमें किसी कस्टमर ने चेक दिया तो वो चेक हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे और बैंक का काम होगा चेक को कलेक्ट करना। हो सकता है किसी कस्टमर ने पैसा सीधे मेरे अकाउंट में जमा कर दिया। तो ऐसे जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस और बैंक के बीच में होने वाले हैं, इन सभी ट्रांजैक्शंस को एक इक्वल रेशियो पे लेकर आना, इन दोनों ट्रांजैक्शंस को, इन दोनों यहाँ पर कहेंगे ऑर्गेनाइजेशंस को एक इक्वल सिस्टम में लेकर आने के लिए हमें एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसको कहेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जिस स्टेटमेंट का काम क्या होता है कि बिजनेस की जो रिकॉर्डिंग्स है बैंक के साथ और बैंक की जो रिकॉर्डिंग है बिजनेस के साथ, क्योंकि बिजनेस बैंक के साथ जो ट्रांजैक्शंस करेगा उसको रिकॉर्ड करेगा कैश बुक में। कहाँ रिकॉर्ड करेगा, कैश बुक में। बैंक बिजनेस के साथ में जो ट्रांजैक्शंस करेगा उसको रिकॉर्ड कहाँ करेगा, पासबुक में। तो बिजनेस ने बैंक के साथ, बात को समझिए, हेलो, बैंक के साथ बिजनेस ने जो ट्रांजैक्शन किया, बैंक के साथ बिजनेस ने जो ट्रांजैक्शन किया उसको बिजनेस रिकॉर्ड कहाँ पर करेगा, कैश बुक में। ठीक है, बताऊंगा क्या है डिटेलिंग जब वो चैप्टर पढ़ाऊंगा तब। और बैंक बिजनेस के साथ जो ट्रांजैक्शन करेगा उसको बैंक कहाँ पे रिकॉर्ड करेगा, पासबुक में। तो बिजनेस और बैंक ये दोनों एक दूसरे के साथ में जो भी व्यवहार करेंगे, इन दोनों व्यवहार को वो लोग अपने अपने बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो बिजनेस रिकॉर्ड करेगा कैश बुक में, बैंक रिकॉर्ड करेगा पासबुक में। अभी कैश बुक की एंट्री और पासबुक की जो एंट्री है उसको यहाँ पर एट द एंड ऑफ द मंथ या तो एट द एंड ऑफ द ईयर कंपेयर किया जाएगा। ठीक है ना, किसको कंपेयर किया जाएगा, बैंक की रिकॉर्डिंग मतलब पासबुक और बिजनेसमैन की रिकॉर्डिंग मतलब कैश बुक। तो जब हम लोग बैंक की रिकॉर्डिंग और बिजनेस की रिकॉर्डिंग को आपस में कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन करने में हमें यह देखना होगा कि कहीं दोनों बुक में कोई डिफरेंस तो नहीं है। करेक्ट है ना, क्योंकि मैंने भी वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जो बैंक के साथ हुए हैं,
बैंक ने भी वही ट्रांजैक्शन किया जो मेरे साथ हुए हैं। तो जब हम दोनों ने यहाँ पर सेम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया तो कहीं हम दोनों की रिकॉर्डिंग में कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। लेकिन अगर समझो पासबुक और कैशबुक में किसी प्रकार का डिफरेंस अगर आता है तो उस डिफरेंसेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी डिफरेंसेस को, पासबुक में जो रिकॉर्डिंग हो रही है और कैशबुक में जो रिकॉर्डिंग हो रही है। कैशबुक में रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है बच्चों, बिजनेसमैन, ठीक है ना, और पासबुक में रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है बच्चों, बैंक। तो यहां पर बैंक की रिकॉर्डिंग और बिजनेसमैन की रिकॉर्डिंग को आपस में मैच किया जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर, और मैच करने के बाद में पता लगाया जाएगा कि क्या दोनों सेम है या नहीं। अगर दोनों सेम हुए तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन 90% केसेस में पासबुक और कैशबुक में हमेशा कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं डिफरेंसेस को एडजस्ट करने के लिए, इन्हीं डिफरेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए, इन्हीं डिफरेंसेस को सॉल्व करने के लिए हमें एक स्पेशल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है अकाउंटेंट के द्वारा, जिस स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जिस स्टेटमेंट का काम क्या है, बैंक के पासबुक और बिजनेसमैन के कैशबुक, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उस डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करना, उस डिफरेंसेस को सॉल्व करना, ये काम होता है इस स्टेटमेंट का, जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चैप्टर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। सो द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज अ डेप्रिसिएशन। नाउ डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? बिजनेस में बच्चों बहुत से टाइप के असेट्स होते हैं, उनमें से जो फिक्स असेट मतलब बिजनेस की प्रॉपर्टी, असेट का मतलब भी आपको डिटेल में बताना बाकी है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द ओवरव्यू ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। डेप्रिसिएशन क्या होता है? मैंने कहा बिजनेस में डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी को बिजनेस के द्वारा ओन किया जाता है, मतलब जिस प्रॉपर्टी का मालिक बिजनेस होता है। तो किसी भी प्रॉपर्टी का मालिक अगर बिजनेस है तो उस प्रॉपर्टी को कहेंगे असेट। क्या कहेंगे? असेट। ठीक है। तो बिजनेस में जो प्रॉपर्टियां फिक्स्ड असेट होती है, मतलब जो बिजनेस के लिए लॉन्ग टाइम यूजेबल प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल बिजनेस जिस जमीन पे है वो जमीन बिजनेस की फिक्स असेट है। बिजनेस जिस प्रीमाइसेस में चल रहा है वो प्रीमाइसेस बिजनेस के लिए फिक्स असेट है। बिजनेस में जो फर्नीचर है, जो इक्विपमेंट है, जो मशीनरी है, करेक्ट है ना, ये सब बिजनेस के क्या बच्चों? फिक्स असेट है। फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस में ये बोर्ड है, ठीक है ना, मेरे बिजनेस में ये बोर्ड है, मेरे बिजनेस में ये स्टूडियो है, तो ये स्टूडियो, ये बोर्ड, कैमरा, करेक्ट है, ये सब मेरे बिजनेस का क्या है बच्चों? असेट है। तो ये सब मेरे बिजनेस में मैं जितना यूज करते जाऊंगा, इन सभी प्रॉपर्टियों को, इन सभी फिक्स असेट को मैं जितना यूज करता जाऊंगा, इनकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होगी बच्चों? कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई असेट अपने बिजनेस के लिए परचेस किया, कोई मशीनरी आपने परचेस की प्रोडक्शन के लिए, वो मशीनरी समझो एग्जाम्पल आज से आपने 5 इयर्स पहले परचेस की थी, समझो 10 लाख रुपए में। तो आज से 5 साल पहले आपके बिजनेस के लिए जो मशीनरी आपने 5 लाख में परचेस की थी, क्या आज आपको कोई मशीनरी का 5 लाख रुपए देगा? कोई देगा क्या बताओ? बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि वो मशीनरी आपने पिछले 5 साल से यूज की है बिजनेस में। तो जितना उसको यूज करते जाओगे, जितना उसका वापर करते जाओगे, वो मशीनरी वेअर अँड टेअर म्हणजे ती मशीनरी घासत जाईल, त्या मशीनरीचा तेवढा वापर होत जाईल, आणि जेवढी ती मशीनरी वापरता वापरता घासत जाईल, त्या मशीनरीची जी व्हॅल्यू आहे ती कमी 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 होत जाईल। बरोबर है ना? तो किसी भी असेट को अगर बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे आप यूज़ करते जाओगे तो यूज़ करने से उस असेट्स की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या होगी बच्चों? कम कम होती जाएगी। और जब असेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। तो ये चैप्टर आपको समझाएगा कि किस तरह से असेट में होने वाले जो रिडक्शन है, असेट की वैल्यू में जो रिडक्शन होता है, उसके रेगुलर यूज होने से उसका अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, करेक्ट है ना, उसकी अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है वो आपको समझाएगा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ? इट इज द रिडक्शन, मेरे साथ बोलिए, इट इज द रिडक्शन इन द यूज ऑफ फिक्स असेट। मतलब यहां पर असेट की वैल्यू जब धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है
तो उसकी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या होती है बच्चों, कम होती रहती है, और इस तरह के रिडक्शन को हम लोग कहते हैं डेप्रीसिएशन। तो यहाँ पर फिक्स असेट का रेगुलर यूज हो रहा है, रेगुलर वापरा जा रहा है, और उस वजह से वो असेट धीरे धीरे घसता जा रहा है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, और इसी प्रोसेस की अकाउंटिंग को हम लोग कहेंगे डेप्रीसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपको जो पढ़ना है बच्चों वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जस्ट अ मिनट, कुछ नंबरिंग ऊपर नीचे हुआ क्या? फर्स्ट चैप्टर आपका है सेकंड ये, थर्ड जर्नल, फोर्थ ओके, सेकंड आपका मीनिंग है। जस्ट अ मिनट, आई हैव नो प्रॉब्लम, थोड़ा नंबरिंग चेंज कर देते हैं। सेकंड चैप्टर जो है वो आपका है मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। नो प्रॉब्लम, मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ओके, तो यहां पर डबल एंट्री बुक कीपिंग, ठीक है, ये बुक कीपिंग है, सिस्टम है, एक ही बात है। लास्ट ईयर तो सिस्टम ही था, कोई बात नहीं, बुक कीपिंग का हो या सिस्टम, क्योंकि बुक कीपिंग भी तो एक सिस्टम ही है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है बच्चों? मीनिंग पढ़ना है और बेसिक कॉन्सेप्ट। फंडामेंटल बोले तो बेसिक कॉन्सेप्ट किसके? डबल एंट्री बुक कीपिंग के। मतलब बुक कीपिंग में ट्रांजैक्शंस की डबल एंट्री होती है। बुक कीपिंग में ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री क्यों होती है, कैसे होती है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। यू डोंट वरी अबाउट इट। बट यहाँ पर सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर आपका लेजर, फोर्थ चैप्टर है, थर्ड चैप्टर आपका जर्नल, फोर्थ चैप्टर आपका लेजर, फिफ्थ चैप्टर आपका सब्सिडरी बुक है, सिक्स चैप्टर आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, सेवन चैप्टर बच्चों आपका डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो बीच में सेकंड चैप्टर हमने मिस कर दिया था, बट सेकंड चैप्टर वी हैव रिटन हियर क्लियरली कि जहां पर हमने बुक कीपिंग की डबल एंट्री का मतलब, बुक कीपिंग में डबल एंट्री का जो फंडामेंटल जो बेस है वो हमको यहाँ पर समझना है। करेक्ट है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव चैप्टर है बच्चों ये। डेप्रिसिएशन हो गया। नेक्स्ट बच्चों आपको पढ़ना है यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्या होता है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अभी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इसके नाम से आपको इसका मीनिंग समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर एरर का मतलब होता है मिस्टेक को रेक्टिफाई करना है। अभी कैसा होता है कि जब हम अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, जब हम ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री पास करते हैं, ट्रांजैक्शंस का जब लेजर रिकॉर्डिंग करते हैं, या ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के जब हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाते हैं, तो एक अकाउंटेंट के द्वारा गलतियां होना स्वाभाविक है। करेक्ट है, अकाउंटेंट के द्वारा इन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में, कॉन्सेप्ट को समझने में गलतियां होना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर उन सभी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने का तरीका क्या है? अगर अकाउंट्स में आपने किसी ट्रांजैक्शंस की गलत एंट्री पास कर दी है, या अकाउंट्स में आपने किसी ट्रांजैक्शंस का रॉन्ग अमाउंट लिख दिया है 500, आपने गलती से 5000 लिख दिया। मिस्टर राम से आपने व्यवहार किया था, आपने उसकी जगह मिस्टर श्याम लिख दिया। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का मिस्टेक अगर आपने ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग में अगर किया है, तो उसको रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा, उस एरर को, उस गलती को सुधारा कैसे जाएगा, वो आपको ये चैप्टर सिखाएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जहां पर अकाउंट्स में हुई मिस्टेक्स को, अकाउंट्स में हुई गलतियों को रेक्टिफाई करने का प्रक्रिया क्या है, रेक्टिफाई करने की प्रोसेस क्या है, वो ये चैप्टर से आपको समझाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर बच्चों आपका है चैप्टर नंबर 9, विच इज अबाउट फाइनल अकाउंट। ओके, फाइनल अकाउंट ऑफ ए प्रोप्राइटरी कंसर्न। फाइनल अकाउंट ऑफ ए प्रोप्राइटरी कंसर्न, इसका मतलब क्या कि यहाँ पर हम लोगों को सीखना है कि एक प्रोप्राइटरी कंसर्न। बच्चों, प्रोप्राइटरी कंसर्न का मतलब क्या होता है? व्हाट वी मीन बाय प्रोप्राइटरी कंसर्न? तो बच्चों, प्रोप्राइटरी कंसर्न का मतलब होता है कि यहाँ पर हमें ये समझाना है कि किस तरह से, पहली बात, प्रोप्राइटरी कंसर्न का मतलब होता है कि ऐसा कंसर्न, ऐसा बिजनेस जिस बिजनेस को ओन्ड, मैनेज और कंट्रोल, मतलब जिस बिजनेस की ओनरशिप, जिस बिजनेस का मालिक, जिस बिजनेस को मैनेज करने वाला, जिस बिजनेस को कंट्रोल करने वाला और जिस बिजनेस के डिसीजन लेने वाला, इन सभी कामों को करने वाला अगर एक ही पर्सन है, तो ऐसे बिजनेस को कहते हैं प्रोप्राइटरी कंसर्न। करेक्ट है, जिस बिजनेस की ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल, रिस्क टेकिंग, डिसीजन मेकिंग, एवरीथिंग
belongs to only one person, so that kind of business is known as a proprietary concern। तो ऐसे proprietary concern जैसे बिजनेस जो होंगे उनकी अकाउंट्स को फाइनलाइज कैसे करना है, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस का हिसाब किताब करता है। तो हमें यहाँ पर जो हिसाब करना है, हमें यहाँ जो अकाउंट को फाइनलाइज करना है वो किसका करना है बच्चों, सोल ट्रेडिंग कंसर्न का, मतलब ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल ये सब चीज़ें एक ही पर्सन के हाथ में होती है। करेक्ट है। तो यहाँ पर हमें फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है किसका, प्रोप्राइटरी कंसर्न का, मतलब सोल ट्रेडिंग बिजनेस का। एक व्यक्ति जो बिजनेस को संभालता है, एक व्यक्ति जो बिजनेस को चलाता है, एक व्यक्ति जो बिजनेस को कंट्रोल करता है, उसका फाइनल अकाउंट, उसके बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन, उसके बिजनेस के असेट एंड लायबिलिटी का स्टेटस हमें इस चैप्टर से पता चलता है। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर बच्चों हमें जो पढ़ना है, चैप्टर नंबर 10, इट इज अबाउट अ सिंगल एंट्री। ठीक है। अभी सिंगल एंट्री सिस्टम, अब ये सिंगल एंट्री बच्चों सिस्टम क्या है उसको समझिए। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि जहां पर क्या होता है बच्चों, बहुत से टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब किताब को प्रॉपरली सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग नहीं करते। करेक्ट है। तो ऐसे प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यहाँ पर एक सिस्टम बनाया गया है, यहाँ पर एक तरीका बताया गया है, यहाँ पर एक प्रोसेस बताया गया है, जिसमें जो पर्सन बहुत ही स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, बहुत ही छोटा मोटा व्यापार कर रहा है, ऐसे प्रकार के लोगों की बुक्स ऑफ अकाउंट को, ऐसे प्रकार के लोगों के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का एक तरीका है, एक पद्धति है, जिस पद्धति को हम कहेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम। तो जहाँ पर वो सारे टाइप्स के बिजनेसमैन, वो सारे टाइप के छोटे मोटे व्यापारी जो एक बहुत ही स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं, जिनको प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसे किया जाता है वो पता नहीं है, तो ऐसे प्रकार के लोगों के लिए एक नॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है जिसको कहेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसमें बताया जाएगा कि ऐसे छोटे मोटे व्यापारियों के लिए या छोटे मोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका स्केल, मतलब इसका प्रोडक्शन स्केल बहुत छोटा होता है, जिसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, या बहुत ही जो लोकल लेवल पे बिजनेसेस करता है, ऐसे प्रकार के लोगों की अकाउंटिंग करने का तरीका, ऐसे लोगों के प्रकार की अकाउंटिंग करने का सिस्टम सिंगल एंट्री सिस्टम से आपको समझाया जाएगा। ठीक है। और इसके बाद में वो आंसर की है, जहाँ पर आपने जो भी क्वेश्चन यहाँ पर अनसोल्ड है उसके आंसर आपको लास्ट में दिए गए। करेक्ट है। उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों ये सारे चैप्टर, ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं हमारे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट्स में। तो आई होप आपको मैंने हर एक टॉपिक का मीनिंग यहाँ पर क्लियरली बता दिया है, कौन सा टॉपिक का मतलब क्या है और उस टॉपिक में हमें क्या डिटेल नॉलेज लेना है। करेक्ट है। बस हमारा एक मिस्टेक हुआ था कि हमने यहाँ पर इस टॉपिक को देखा ही नहीं और बाद में पता चला कि ये चैप्टर हमने बाय मिस्टेकली छोड़ दिया है। नो प्रॉब्लम, मैंने उसको भी यहाँ पे कवर कर लिया और आपकी नंबरिंग यहाँ पर क्लियर कर दी है। तो आई होप आपको सारे चैप्टर्स का और भी पता चल गया होगा कि हर एक चैप्टर में हमें एग्जैक्टली कौन से बारे में डिस्कशन करना है। करेक्ट है बच्चों। तो प्लीज़ गो थ्रू विथ ईच एंड एवरी टॉपिक के मीनिंग के बारे में वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। ये आपके कोर्स का सबसे स्पेशलिटी है कि वीडियो को आप चाहिए उतनी बार आगे पीछे करके देख सकते हैं बच्चों। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 के साथ, पूरे डिटेल नॉलेज मिलेगा। सो बने रहिए आप लोग हमारे साथ। जय हिंद।